नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। उठो और यहाँ से बाहर निकलो। तुमने अभी साउथ एक्सटेंशन पहुंचना है और वहां जैक एंड जिल में इस सुषमा सोनी से संपर्क स्थापित करना है। वो किस लिए? तुमने उसे अपना परिचय देना है और बताना है कि तुम उसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हो जिससे उसे कम से कम 7,000 रुपए महीने हासिल होंगे। कौन देगा उसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? मैं दूंगा। क्या? तुम उसे बताओगे कि मैंने लखनऊ में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है जिसमें मनोरंजन के प्रोग्राम के लिए मुझे एक बहुत उम्दा पॉप सिंगर की जरूरत है। मैं झूठ बोलूं? क्यों? मैंने कहर भरी निगाहों से उसे देखा। क्या जिंदगी में पहले कभी झूठ नहीं बोला तुमने? धर्मराज युधिष्ठिर हो तुम? वह कसम साया। फिर आज ही रात मैं आगे बढ़ा। तुमने मेरी उससे मुलाकात करानी है, लेकिन उसे यह भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मैं पुलिस वाला हूं। ऐसा उसे हिंट भी मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। उसे मेरा नाम तुमने रवि कुमार बताना है, रवि कुमार लखनवी, समझ गए? उसने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से सहमति से सर हिलाया। 7 बजे तक तुम साउथ एक्सटेंशन पहुंच जाओगे। तुम उससे मेरे लिए 10 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना और फिर यह कहकर वहां से निकल पड़ना कि तुम मुझे लेने जा रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें कहां मिलूं? तुम बताओ, मैं यहीं वापस आ जाऊंगा। 9:30 बजे के करीब तुम यहां वापस लौट आना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। फिर यहां से हम दोनों इकट्ठे साउथ एक्सटेंशन चले जाएंगे। यह ठीक रहेगा। एक बात तो बताओ इंस्पेक्टर साहब, क्या ये जो कुछ भी तुम मुझसे करवा रहे हो, इसमें रामेश्वरी की मौत का क्या रिश्ता है? रिश्ता है। यह रिश्ता है कि इसी वजह से तुम आजाद हो। श्रीवास्तव, अगर तुमने मुझे वो सहयोग न दिया जिसकी मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं, या अगर तुमने मुझसे कोई भी होशियारी करने की कोशिश की, तो भगवान कसम जमानत नहीं होने दूंगा। जेल में ऐसा सड़ाऊंगा कि मरकर ही बाहर निकलोगे। मैं बेगुनाह हूं। होंगे, जरूर होंगे, लेकिन दर्जन भर केस मैं तुम्हारे खिलाफ बनाऊंगा। उनमें से एक में भी तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकोगे। दर्जन भर केस? वह आतंकित स्वर में बोला। इससे भी ज्यादा। पुलिस के पास सैकड़ों अनसुलझे केस होते हैं, जिनमें से दर्जन भर या उनसे भी ज्यादा तुम्हारे सिर पर थोप देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। होगा भी तो करूंगा। तुम्हारी खाट खड़ी करने के लिए करूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं, इसीलिए तो बचे हुए हो। यही बात आगे भी ध्यान रखना और मेरा कुछ बिगाड़ कर मुझे अपना दुश्मन बनाने की जाहलत मत दिखाना। वह फिर ना बोला। 5 मिनट बाद मैंने उसे होटल से निकलते देखा। मैं तब सड़क के पार स्थित एक चाय की दुकान में बैठा था। वो एक 3 व्हीलर पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। जब उसका 3 व्हीलर दृष्टि से ओझल हो गया तो मैं दुकान से बाहर निकला। सड़क पार करके मैंने वापस होटल में कदम रखा। श्रीवास्तव साहब तो? रिसेप्शन के पीछे मौजूद वही पहले वाला तपेदिक का मरीज क्लर्क बोला। अभी अभी चले गए? मुझे मालूम है, मैं बड़े इत्मीनान से बोला, इसीलिए मैं वापस आया हूं। उसने उलझनपूर्ण भाव से मेरी तरफ देखा। मेरे साथ चलो। कहां? ऊपर, श्रीवास्तव के कमरे तक। किस लिए? उसके कमरे का ताला खोलने के लिए। जी, यह कैसे हो सकता है? हो सकता है। अगर उस कमरे का ताला नहीं खोलोगे तो तुम्हारी होटल को ताला लग जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर उसे दिखाई। ये चरस है। मैं बड़े हिंसक स्वर में बोला। यह मैंने यहां से बरामद की है। वह बौखलाया। और मुझे उन तमाम रंडियों की भी खबर है जो अभी और 1 घंटे बाद एक एक करके धंधा करने यहां पहुंचने लगेगी। यहां रेड होगी तो होटल को ताला नहीं लगेगा। उसके छक्के छूट गए। मालिक, वह बदहवास स्वर में बोला, मैं अभी चलकर ताला खोलता हूं। शाबाश। वह मास्टर की लेकर मेरे साथ चला। उसने श्रीवास्तव के कमरे का ताला खोल दिया। अब तुम फूटो, मैं बोला। माई बाप, वह गिड़गिड़ाया, कोई घोटाला तो नहीं होगा? जरूर होगा। जी? अगर तुम कोई घोटाला करोगे तो उसके बदले में घोटाला शर्तीय होगा। मैं कोई घोटाला नहीं करूंगा।
तो फिर क्यों होगा कोई घोटाला? उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। नीचे जाकर अपनी जगह पर बैठो। जब तक मैं यहां हूं तब तक यहां कोई ना आने पाए। अगर श्रीवास्तव साहब आ गए तो? वे नहीं आने वाले। वह भारी कदमों से चलता हुआ वहां से विदा हो गया। मैं श्रीवास्तव के कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैंने ऐसी बारीकी से कमरे की तलाशी लेनी आरंभ की जैसे सुई तलाश की जाती है। मुझे निराश न होना पड़ा। मैंने वहां से कई दिलचस्प चीजें बरामद की, जैसे एक छोटी सी लाल जिल्द वाली डायरी जिसके 2 पन्नों पर पिछले 1 साल की कुछ तारीखें और कुछ रकमें दर्ज थी। उन प्रविष्टियों पर हेडिंग के तौर पर रामेश्वरी का नाम लिखा था। मैंने उन रकमों का मोटा मोटा अंदाजन टोटल किया तो टोटल करीब 1.5 लाख के पेटे पहुंचा। डायरी मैंने वापस यथास्थान रख दी। यानी कि अग्रवाल ही एकलौता मुर्गा नहीं था जिसका खून हथप्राण अपनी जिंदगी में चूसती रही थी। मरने वाली की मालगाड़ी का एक पैसेंजर श्रीवास्तव भी था। जैसे बड़ी सावधानी से वाटरप्रूफ पेपर में पैक किया हुआ और कई रबड़ बैंडों में बंधा हुआ एक छोटा सा पैकेट। मैंने सावधानी से एक एक रबड़ बैंड हटाकर पैकेट खोला। पैकेट में 35 mm नेगेटिव फिल्मों की कोई 20 से करीब स्ट्रिप थी। मैंने एक स्ट्रिप रोशनी की तरफ करके देखा। तुरंत मेरी समझ आ गया कि वह पैकेट क्या बला था। वे संभोग गारत युवक युवती की नंगी तस्वीरों के नेगेटिव थे। तस्वीरें बेहद गंदी थी। उनसे ज्यादा गंदगी किसी ब्लू फिल्म में संभव नहीं थी। हर नेगेटिव में मुझे एक ही औरत और एक ही आदमी दिखाई दिया, लेकिन नेगेटिव में उनमें से किसी की सूरत पहचानना मुहाल था। मैंने एक स्ट्रिप बाकी नेगेटिवों से अलग कर ली। उसे मैंने बीच में से 2 टुकड़े करके अपने बटुए में संभाल कर रख लिया। बाकी के नेगेटिव मैंने पूर्ववत लपेटे और उन पर रबड़ बैंड चढ़ाकर उन्हें भी यथास्थान कर दिया। जो आखिरी चीज मैंने वहां से बरामद की वह सबसे अधिक सनसनीखेज थी। वह चीज मुझे वार्डरोब में पड़े जूतों के जोड़ों में से एक पांव में से मिली थी। वह चीज निश्चय ही हथप्राण के फ्लैट में से चुराए गए जेवरात थे, जिन्हें की एक जूते में डालकर आगे से जुराब ठूस दी गई थी। हीरे की अंगूठी और टॉप्स, कीमती घड़ी वाला सोने का कड़ा, सच्चे मोतियों की माला, जेवरात मैंने अपने जेब के हवाले कर दिए। उस वक्त उन जेवरात की शिनाख्त का मेरे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन मेरा दावा था कि वह निशा के फ्लैट से ही चोरी गया माल था। उन जेवरात की वहां से बरामदी मुझे श्रीवास्तव के बारे में एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वे जेवरात उसके हत्यारे होने की गारंटी नहीं थे। वे जेवरात उसने लड़की के कत्ल के बाद भी फ्लैट से निकाले हो सकते थे। श्रीवास्तव हत्यारा नहीं भी था तो चोर जरूर था। मैं थाने पहुंचा। वहां अपने लॉकर में मैंने अपने पहनने के कुछ अतिरिक्त कपड़े हमेशा रखता था। कभी घर जाकर वर्दी बदलकर आने का वक्त या मूड नहीं होता तो मैं वही कपड़े बदल लिया करता था। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी वर्दी उतारकर सूट पहन लिया। आज घर न जाने के पीछे वक्त की कमी या मूड का हाथ नहीं था। आज हकीकत यह थी कि मैं अपनी बीवी के माथे नहीं लगना चाहता था। मैं वहां से बाहर निकला तो कॉरिडोर में मुझे टोकस दिखाई दिया। क्या हुआ? मैं उत्सुक भाव से बोला। मिला कृष्ण भार्गव? मिला, टोकस ने बताया। उसी के पास से आ रहा हूं। बहुत माथापच्ची की मैंने उसके साथ। हाथ क्या लगा? हाथ यह लगा कि पहले वह कहता था कि मरने वाली से उसकी मामूली मेल मुलाकात थी और फिर उससे एक आध बार ही मिला था, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि वह उससे अक्सर मिला करता था। दोनों डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच के लिए अक्सर जाया करते थे। ओह रवि, आज मुझे वो छोकरा कुछ डरा हुआ सा लगा और उसके व्यवहार से साफ जाहिर हो रहा था कि वह कुछ छुपा रहा था। वो कोई ऐसी बात छुपा रहा था जिसके जाहिर हो जाने की उसके दिल पर बहुत दहशत है, और वह बात इतनी मामूली नहीं हो सकती कि वह हथप्राण से अक्सर मिला करता था। वह यही बात छुपा रहा हो सकता है कि उसने लड़की का कत्ल किया था। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कत्ल करने जैसी दिल गुर्दे वाला छोकरा वह मुझे लगता नहीं। किसी वक्ती जुनून में आकर किसी के सर पर पत्थर के फूलदान का एक वार कर देना क्या दिल गुर्दे की बात है? टोकस ने उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, मेरे ख्याल से तुम खुद मिलो एक बार उससे। बेहतर, कल बनाएंगे ऐसा कोई प्रोग्राम।
अब तुम घर पर जा रहे हो? अभी नहीं। अगर केस के चक्कर में कहीं जा रहे हो तो मैं भी चलूं? नहीं, इतना जरूरी कुछ नहीं। मेरा बाप कहा करता था कि दोस्त से कुछ छुपाना दोस्ती की तौहीन होती है। अबे साले, मैं क्या छुपा रहा हूं तुझसे? नहीं छुपा रहे तो ठीक है, वैसे कहना मेरा फर्ज था। मैं हंसा, खोखली बेमानी हंसी। मैं वापस पहाड़गंज पहुंचा। श्रीवास्तव अपने होटल में वापस पहुंच चुका था। दरवाजे पर मेरी दस्तक के जवाब में उसने दरवाजा खोला तो उसकी सूरत पर एक निगाह पड़ते ही मैं समझ गया कि उसे मालूम हो चुका था कि उसकी गैर हाजिरी में मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी। ऐसा उसने कमरे में पहुंचने के बाद वहां की चुगली करती हालात से खुद भापा था या रिसेप्शन वाले क्लर्क ने उसे कुछ बताया था, यह कहना मुहाल था। उस वक्त उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे वह फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाने वाला जल्लाद का इंतजार कर रहा था। मैं उसे एक तरफ धकेलकर भीतर दाखिल हुआ। उसने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ घूमा। इंस्पेक्टर साहब, वह हकलाता हुआ बोला। बाय गॉड, मैं... क्या बात है? मैं बीच में ही उसकी बात काटता हुआ कठोर स्वर में बोला। काम नहीं बना? मिली नहीं सुषमा सोनी? वह तो मिली, लेकिन... क्या लेकिन? मुझसे मिलने को तैयार नहीं वो बात नहीं। वह तो तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही है। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं 10 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स करके आया हूं। फिर क्या बात है? फिर तो बन गया काम, फिर तो शाबाशी है तुम्हें। वह मुंह बाएं अपलक मुझे देखता रहा। फिर उसके चेहरे से घबराहट, उलझन और परेशानी के भाव छटने लगे। मेरी ऑफर में दिलचस्पी दिखाई थी उसने? मैंने पूछा। बहुत ज्यादा। इस बार वह काफी सुसंयत स्वर में बोला। उसे जैक एंड जिल में 3.5 मिलते हैं। तुम्हारी दुगनी रकम की ऑफर उसकी दिलचस्पी भला कैसे न होती? वेरी गुड। उस कमरे से बरामद हुए हथप्राण के जेवरात अभी भी मेरे जेब में थे। अगर उसे अपने कमरे से जेवरात की गैर हाजिरी की खबर लग चुकी थी तो क्या सोच रहा होगा वो इस बारे में? जरूर वह यही सोच रहा होगा कि क्योंकि मैं उन जेवरात की वहां से बरामदी का जिक्र नहीं कर रहा था, इसीलिए जरूर मैं सारे जेवरात खुद बेच खाने का इरादा रखता था। मेरी जगह और कोई पुलिसिया होता तो उसका यही सोचना गलत ना होता। अपने महकमे के लोगों का मैं ठेकेदार नहीं, लेकिन कम से कम मैं अपनी पुलिस की नौकरी में चोरी या रिश्वतखोरी जैसी जलील काम कभी नहीं किए। लेकिन श्रीवास्तव को क्या मालूम था कि मैं ऐसे काम नहीं करता था। वह जरूर यही सोच रहा था कि मैं जेवरात डकार जाने के फिराक में था और इसीलिए जानबूझकर उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा था। उसके लिए तो वह स्थिति फायदे की ही थी। इस प्रकार वह भी तो जेवरात की वह मौजूदगी की कोई सफाई देने से बच गया। निशा के फ्लैट से चोरी गए जेवरात की वहां मौजूदगी के बारे में मैं उससे सवाल करने शुरू करता तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। चले? मैं बोला। हाँ, वह बोला। जब तुम कहो इंस्पेक्टर साहब। एक बात याद रखना श्रीवास्तव। वो क्या? वह तनिक बौखलाया। उस लड़की के सामने तुमने मुझे इंस्पेक्टर साहब या माई बाप या मालिक या साहब या जनाब जैसी किसी संबोधन से नहीं बुलाना है। तो कैसे बुलाना है? रवि या रवि कुमार कहकर। ठीक है, याद रखना। जरूर याद रखूंगा।